कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और ढेर सारी जानकारियों के साथ आज हम फिर से आए हैं आपको बहुत सारी जानकारी देने के हम लिए। नहीं बोला भाई जाओ। हम आज क्या बोलबे नहीं करब कार्यक्रम में आज जरूर के जे सुनाए के सुनाई दो। नहीं ठीक है, आपको भी बोलने का मौका देंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा रोकेंगे क्योंकि अच्छा, देखते हैं सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2013-14 लागू। कोडरमा के डोमचांच में 31 जनवरी को होगा किसान मेला का आयोजन। कद्दू फसल को लाल पत्रभक्षी कीट से बचाने के लिए करें राख का भुरकाव। और अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार और झारखंड सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2013-14 चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रतिकूल तापमान, बेमौसम वर्षा या आर्द्रता के कारण उपज में होने वाली संभावित क्षति की भरपाई की जाएगी। इस योजना से सभी किसान, चाहे वो बटाई पर काम करने वाले हों या किराए पर खेती करने वाले हों, वो अपने गेहूं, राई, सरसों, चना और आलू फसल की बीमा करवा सकते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण यानी आत्मा द्वारा कोडरमा जिले में डोमचांच में 31 जनवरी को जिला स्तरीय किसान मेला सह फसल प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में फल सब्जियों की प्रदर्शनी के साथ साथ किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें BAU रांची, CRRURS हजारीबाग तथा कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा के वैज्ञानिक कृषि समस्याओं से संबंधित समाधान पर अपने विचार रखेंगे। सब्जी फसल कद्दू को लाल पत्रभक्षी कीट से बचाने के लिए पत्तियों पर राख का भुरकाव करना चाहिए। अगर इससे नियंत्रण ना हो तो राख के साथ सेविन नामक दवा मिलाकर पत्तियों पर भुरकाव करें या इंडोकसाकार्फ दवा का इस्तेमाल करें। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन तैयार करती हैं। पत्तियां कीड़ों का खुराक बन जाए तो पौधों का नष्ट होना तय है। पत्तियों को खाने वाली ऐसी ही एक कीट प्रजापति है लाल पत्रभक्षी कीट, जो विशेषकर कद्दू फसल की पत्तियों पर हमला करती है। किसान भाइयों, जैसे रेड पम्पकिन बीटल जिसकी हम बात कर रहे थे, पत्तियों को खा करके नष्ट कर देता है। इसके रोकथाम के लिए किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि वो इस कीट की रोकथाम के लिए अपने फसल पे जैसे ही है राख का बुरकाव करें, और राख के बुरकाव के साथ साथ अगर कीट नियंत्रण नहीं हो रहा है उस राख में सेविन पाउडर मिला करके और आपके जो नए पत्तियां निकल रही हैं उस पाउडर को वहाँ पे बुरकाव करें। और इसी के साथ में अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं हो रहा है तो एंडोक्साकार्ब आधा ml 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। किसान भाई, अगर आप जनवरी-फरवरी में वसंतकालीन मिर्च की खेती करने जा रहे हैं तो इस फसल से बेहतर उपज पाने के लिए मसाला के लिए अनुशंसित प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP46A, पूसा ज्वाला या KA2 तथा सब्जी के लिए कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, चाइनीज जायंट या भारत लगाएं। मिर्च की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई में 1 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें तथा कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच भी 50 सेंटीमीटर की ही दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए मसाला वाले प्रभेदों में आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP46A, पूसा ज्वाला या KA2 लगाएं। जबकि सब्जी वाले प्रभेदों में कैलिफोर्निया वंडर, चाइनीज जायंट, येलो वंडर या भारत लगाएं। झारखंड देश का सबसे बड़ा लाह उत्पादक राज्य है। राज्य के लाह उत्पादक किसान टहनियों से लाह छुड़ाने के काम को आसान बनाने और इस काम में तेजी लाने के लिए लेग शिलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है। आज जिस कामयाब किसान से हम मिलने वाले हैं, उन्हें खुशी है कि वो खेती के दम पर ही अपने जीवन स्तर को सम्मानजनक बनाने में कामयाब हुए हैं। एक किसान तब बहुत खुश होता है जब अपनी मर्जी से चुने गए रोजगार यानी खेती से अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने में कामयाब होता है। यही खुशी और सुकून उसकी कामयाबी का जीवन प्रमाण है।
तो आइए मिलते हैं एक ऐसे ही सफल किसान से। अभी फिलहाल 25 डिसमिल में मेरा टमाटर है, 25 डिसमिल में बंधा गोभी है, 20 डिसमिल में शिमला मिर्चा है और 5 डिसमिल में आलू है। आलू केवल खाने के लिए लगाते हैं, बस इससे कम से कम तो 50-70 हज़ार का प्रॉफिट आना चाहिए। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपये से 2300 रुपये, चावल मध्यम 2400 रुपये से 2600 रुपये, चावल उत्तम 3500 रुपये से 4100 रुपये, गेहूँ 1800 रुपये से 2000 रुपये, चना 3500 रुपये से 3700 रुपये, दाल अरहर 5500 रुपये से 6800 रुपये, दाल मसूर 4600 रुपये से 5400 रुपये, दाल चना 3800 रुपये से 4000 रुपये, सरसों तेल 8700 रुपये से 8900 रुपये, चीनी 3200 रुपये से 3300 रुपये, आलू 1000 रुपये से 1100 रुपये और प्याज 1000 रुपये से 1200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान मन हम एखना बोले शुरू कर दे ही। एखन हमरे मन देखत रही कृषि समाचार कर तहत बहुत सन जानकारी हमरे मन ले ली, नवा तकनीक के बारे में जान ली हमरे मन, और बाजार भाव के भी जान ली, और संगे का जान ली मौसम का मिजाज एकदम। और मौसम के मिजाज तो भैया बहुत बढ़िया है, और खेती बाड़ी ले भी हमरे मन कर जो मौसम है बहुत उपयुक्त मौसम है, तो हमरे मन खेती बाड़ी में लाइक जाए चाहिए और नवा जानकारी भी ले ले। लेकिन इन जानकारियों को देने से पहले हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से विराम के लिए। ये लो और बताओ। बस अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। एखन हमरे मन विराम कर पहले बहुत सन जानकारी हमरे मन ले ली, लेकिन एखन कृषि से संबंधित जानकारी एखन बाचल है भैया, तो कालनी की कार्यक्रम में फटफट जानकारी हमरे मन की बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको दाल पसंद है? एकदम बहुत बढ़िया। और रुकन में भी राहिर दाल। अरे वाह, यानी आपको पता था कि मैं आज क्या जानकारी देने वाली हूँ। तो आज की जो हमारी जानकारी वो है कि अरहर जब हमारे किसान लगाते हैं तो क्या देखरेख होनी चाहिए और कैसे उनका जो
प्रॉब्लम से, यानी जो समाधान निकालेंगे उन बीमारियों का जो उन पे लग जाते हैं। खास करके भौजी जब ओकर में अरहर कर बीज आवे वाला रहेला, माने फूल कर बादे जब फर धरेला, वो बेरा विशेष रूप से हमरे मन के इकर ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि कैसे हमरे मन इकर यानी बीज बोने के बाद जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब की जो देख रेख है उसकी सही जानकारी होनी चाहिए। आज हम लोग आए हुए हैं बिरसा कृषि विद्यालय के प्रांगण में, जहाँ के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर नीरज कुमार, जो दलहनी वैज्ञानिक हैं। तो चलिए इस डॉक्टर साहब से जानकारी हासिल करते हैं कि मध्यम अवधि के अरहर में की देखभाल में क्या क्या सावधानियां बरती जाए। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताएं कि अभी जो दलहन या अरहर की जो खेती होती है इसमें कौन सा फसल अभी उपयुक्त होता है? किसान भाइयों, जहाँ तक अवधि की बात अगर करें तो जो मध्यम अवधि होता है उसकी खेती हमारे किसान भाई ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बड़ा अनियमित होना शुरू हो गया है। और अमूमन देखा गया है कि जाड़े के महीनों में जब हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर जनवरी में बारिश होगी, बारिश हो नहीं पाती है और इस वजह से लंबी अवधि की जो फसल है उसको नमी मिल नहीं पाती है और फूल और फली बनने के समय नमी चाहिए होता है जो नहीं मिल पाती है। तो लंबी अवधि की फसल को हम न लेकर के इन दिनों हम मध्यम अवधि या फिर अगर कई फसलें एक साथ अगर हम लेते हैं, अगर इंटर क्रॉपिंग करते हैं तो उसमें हम कम अवधि की जो अरहर की फसल है उसको कोशिश करते हैं लगाने की, ताकि वो जल्दी कट जाए और खेत खाली हो जाए, ताकि हम जो रबी की जो दूसरी फसल है वो हम ले सकें। इससे हम जो फसलों की जो संख्या है साल भर में वो हम बढ़ा सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग बढ़ा सकते हैं। तो जो कम अवधि की अरहर की किस्म है और मध्यम अवधि की किस्म है वो हमारे प्रदेश के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। अच्छा, अभी देख रहे हैं कि इसमें फली छेदक के कीट जो है इसका प्रकोप बढ़ गया है। जी। तो इसकी समस्या के लिए हमारे किसान भाई इसको कैसे इससे निदान पाए, इसके लिए क्या क्या उपाय करेंगे? फली छेदक कीट के लिए अमूमन हम लोग जो पेस्टिसाइड है, जो दवा है कीड़े को मारने की दवा, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये जो मध्यम अवधि या फिर जो जल्दी तैयार होने वाली किस्में हैं उनको ये कीड़े ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये जब हम फूल आने के समय, आधा फूल जब हमारे खेत में आ चुका होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दवा का छिड़काव हम करें। अब कौन सी दवा का छिड़काव करेंगे ये जानना बड़ा ही ज़रूरी है। तो 2 दवाएं हैं। पहली दवा है इंडोक्साकार्ब। पहले हम इंडोसल्फान डाला करते थे, लेकिन इंडोसल्फान अब इन दिनों काम नहीं कर रहा है, तो उसे बदल देने की ज़रूरत है। अब जो नई दवा आई है इंडोक्साकार्ब, वो आप खरीद लें और आधा ml दवा, आधा मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में आपको मिला करके छिड़काव करना है। पानी आप उतना इस्तेमाल कर सकते हैं जितने खेत में आप लगाए हैं, जितने ज़्यादा आप खेत में लगाए हैं। वैसे 600 लीटर पानी की आवश्यकता होती है अगर आप 1 हेक्टेयर में खेती किए हैं, तो उसी हिसाब से आपको दवा का इस्तेमाल करना है। मेरा कहना यह है कि अगर 20 लीटर पानी है तो 10 ml दवा आपका इस्तेमाल करना होगा। और इसके 15 दिनों बाद, 12 से 15 दिनों बाद मोनोक्रोटोफास एक दवा है, उसका छिड़काव भी आपको करना होगा। वो 1 लीटर पानी में 1 ml दवा का छिड़काव करना होगा। और कभी भी लगातार हमारे कहे हुए दवाओं को लगातार, दोनों दवाओं को बारी बारी से इस्तेमाल करना है। कोई एक दवा लगातार 2 बार इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो कीड़े को मारने की शक्ति जो है वो फिर कम हो जाएगी, उनमें रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। और अगर इन दवाओं का आप प्रयोग करते हैं तो विश्वास है कि आपको फली छेदक कीड़े जो हैं आपके फली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आपको उपज बहुत अच्छी मिल पाएगी, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल समस्या है जो हमारे किसान भाई झेलते हैं। एक चीज़ और था, ये जो आप बताएं, समय भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किस समय, सुबह में दें या शाम में दें या दोपहर में दें? हमेशा मौसम को देखते हुए दवा का छिड़काव करना चाहिए। मौसम खुला होना चाहिए, खूब खुली हुई धूप होनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो दूसरा पहर होता है वो उसको इस्तेमाल करें। 3 बजे 4 बजे का समय बहुत अच्छा समय होता है। हाँ, वो समय होता है, उस समय उनको इस्तेमाल करना चाहिए। बारिश नहीं हो, आसमान खुला हो, उम्मीद नहीं हो बारिश की, ऐसे समय में हमको छिड़काव करना चाहिए। एक समस्या और है, हमारे किसान भाई अभी खेत में समस्या झेल रहे होंगे, सूखने की बीमारी हो रही है। काफी देख रहे हैं कि सूख रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ है, इसका क्या उपाय है कि सूखे नहीं फली? अरहर में ये समस्या आती है, आप नोटिस करेंगे ये समस्या तब ज़्यादा आती है जब एक ही खेत में आप बार बार अरहर को लगा रहे होते हैं, तब ये समस्या बार बार आती है। ऐसे में आपको चाहिए कि 1-2 साल के बाद खेत का बदलाव कर दें, उस खेत में अरहर ना लगाएं। दूसरा जो समाधान मैं बता रहा हूँ वो है ऐसी किस्म का चुनाव करें जिसमें ये
परेशानी नहीं आती है, यानी कि उसमें ये बीमारी नहीं आती है। इसको हम उकठा रोग बोलते हैं और इसमें आपको कोई दवा काम नहीं करता है। इसमें काम ये करता है कि जो किस्म रेसिस्टेंस है, जिसमें ये बीमारी नहीं लगती है, उन किस्मों का चुनाव करें। और मध्यम अवधि में हमारे पास बहुत सारी किस्में हैं जिसका इस्तेमाल आप लगा सकते हैं, जैसे बिरसा अरहर 1 है, आशा है। इन सब किस्मों को आप लगाएंगे अगर, तब आपको फिर ये उकठा रोग जो है वो नहीं आएगा। लंबी अवधि में भी आपको NDA-1 में ये रोग नहीं आता है, बहार में ये समस्या आती है। तो जिन खेत में ये समस्या है सूखने की, वहाँ पे बहार वैरायटी को नहीं लगाएं। अगर जल्दी में कोई किस्म लगाना है तो उसमें उपास 120 लगाए, जहाँ पे ये समस्या नहीं आती है। संकर किस्म आती है। हाँ। ये जो बता रहे हैं ये संकर किस्म है। नहीं, मैं संकर किस्म नहीं बता रहा हूँ, मध्यम अवधि की संकर किस्म नहीं बता रहा हूँ। ये हाई यील्डिंग वैरायटी है जिसका इस्तेमाल किसान भाई दूसरे तीसरे साल कर पाएंगे। संकर किस्म में ये वो बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो हर साल खरीदना होता है। और अरहर ही अकेली दलहनी फसल है जिसमें हाइब्रिड भी है। मध्यम अवधि की अगर हाइब्रिड की बात करें, आपने पूछा है तो मुझे बताना है कि ICPH 2671 मध्यम अवधि के लिए ये 210 दिन में पककर तैयार होता है। उसका इस्तेमाल भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं और उनमें इन सब चीज़ों की समस्या थोड़ी कम आती है। उपज ज़्यादा आता है और बीमारी और कीड़े मकोड़े जो हैं उनका आना कम होता है, प्रकोप बहुत कम हो जाता है। जी, ज़्यादा अच्छा रहेगा संकर किस्म की किस्म लगाएं। हाँ, संकर किस्म लगाएं, लेकिन किसान भाइयों को हर साल बीज खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने यहाँ बीज उत्पादन नहीं कर सकते हैं, उसमें समस्या होती है। तो सीड को हर साल बदलना पड़ेगा। एक चीज़ हमारे किसान भाई को बताएं कि क्या उपयुक्त होगा, संकर किस्म लगाना है या जो आप पहले की वैरायटी हाइब्रिड बता रहे थे वो उपयुक्त सस्ता पड़ेगा? कौन सा किसान भाई के लिए किफ़ायती हो और उत्पादन ज़्यादा हो? जो उत्पादन ज़्यादा होना मतलब संकर किस्म आप लेंगे, उत्पादन ज़्यादा होगा। अब देखना होता है कि हम जैसे जो थोड़े प्रगतिशील किसान हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो चाहते हैं कि हम लागत लगा सकते हैं, तो उनको हाइब्रिड जरूर लगाना चाहिए ताकि अधिक उपज आवे। अगर ज़्यादा कम हमारे पास खेत सीमित है, हमको उत्पादन ज़्यादा चाहिए, तो हमको हाइब्रिड वैरायटी की तरफ जाना होगा। लेकिन जो किसान खर्च नहीं कर सकते हैं, उनको, जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, उनको ज़रूर जो वर्षा से आधारित खेती करनी है, जो किस्में हमने बताई है जो हाइब्रिड नहीं है, उसका इस्तेमाल वो करें और वो उनको फ़ायदा मिल सकता है। चलिए, डॉक्टर साहब ने अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हमारे किसान भाई को, और मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर साहब बताए हैं अगर उस पर ध्यान दिए होंगे, देखे होंगे, तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, हमारे किसान भाई को अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार। और देखो, जानकारी हमारे मन का सिलसिला जारी है, तो हमारे मन आई जे एक और जानकारी कर लो। हाँ, और वो जानकारी आपके लिए भी है और हमारे कृषि जो दोस्त हैं, जो बंधु हमसे जुड़े हुए थे, उनके लिए भी है। अब आप सोचिए क्या जानकारी है। देखो, ऐसा है कि हमके बुझाते रोरे कुकुट मन कर बारे में बात जी हाँ, आपने कहा था कुछ दिनों पहले कि आपने मुर्गियाँ पाल रखी है, लेकिन बहुत कम संख्या में पाल रखी है। अरे का होएला नहीं कि बीच बीच में कोनो रोग उग लाग जाएला, तो बहुत सन मुर्गी मन मर जाए ना, और हमरे उनके बहुत घाटा हो जाएला। नहीं, तो अब घाटा की बात बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि अगर हम मुर्गियों का अगर पालन पोषण करते हैं और उसे व्यावसायिक तौर पे अगर हम उसे करें, तो मुनाफा काफी बढ़िया हो सकता है। आज की जो हमारी जानकारी जो दिलाने वाले हैं कुक्कुट के विषय में, वो किसान हैं जुएल तिग्गा। हम आपको सफल किसानों से मिलाते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे सफल किसान हैं जो कि मुर्गी पालन कर करके अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं, और अपना ही नहीं अपने आसपास के किसानों का भी मार्गदर्शन बन रहा है। जुएल तिग्गा जी, आप बताइए कि आपने जो मुर्गी फार्म किया है, वो मुर्गी फार्म का जो शुरुआत है वो आपने कहाँ से शुरू की? ये शुरुआत हमने एक बहुत बड़े पदाधिकारी का मार्गदर्शन रहा। 1999 में बिरसा एग्रीकल्चर के द्वारा यहाँ IVLP का प्रोग्राम चल रहा था। उस बीच में मैं पोल्ट्री का सुना तो था, लेकिन हम जानते नहीं थे। तो उस बीच में RP सिंह रतन, जो अभी प्रेजेंट में एक्सटेंशन डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमको बोला कि ठीक है, इसको कीजिए, हम कुछ सहयोग करेंगे। तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हम छोटा सा शेड बनाए थे 100 मुर्गी के लिए, लेकिन उसमें छोड़ नहीं पा रहे थे। तो एक बार उन्होंने हमको बुलाया रांची, फिर मैंने साइकिल से गया। उन्होंने 100 चूजा का दाम पूछा, हमने बोला कि 1500 रुपया है 100 मुर्गी का दाम चूजा का। उन्होंने 1500 रुपया और दाना दिया,
और वही मैं शुरुआत किया। वहीं का एक स्टूडेंट था रंजय सिंह, वो अभी उनसे बातचीत होते रहती है, वो अभी कृषि विज्ञान केंद्र चतरा वहाँ है, उन्होंने भी एक बैग दाना दिया। और इस तरह से मेरा ये बिजनेस लाइन में मेरा प्रथम बार शुरू होता है। और जब मैं पहली बार जब 35 दिन में जब मुर्गी निकालते हैं तो हम 1200 रुपया कमाते हैं। कहते हैं कि जब कोई भी कार्य करने की शुरुआत की जाए तो लोग उसमें सहयोग देते ही हैं। इसी प्रकार ज्वेल तिग्गा जी ने जब शुरुआत किया तो इनको आर्थिक रूप से मदद कुछ पदाधिकारियों ने की और कुछ लोग वैसे हैं जो चूजे का दाना भी देते हैं। तो जब आपने यह शुरुआत कर दी तब अब आपको कैसा लगता है? ये बहुत हम खुशनसीब हैं कि आज हम नौकरी नहीं करके हम खेती बाड़ी करते हुए, हम मुर्गी पालन के साथ खेती बाड़ी करते हुए आज हम बहुत खुश हैं। अपनी बेटी को हम अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, परिवार को अच्छी तरह से घर दरवाज़ा सारा मेरा मतलब आर्थिक स्थिति से भी हम संपन्न हो गए। और बहुत कोई क्या होता है कि आगे चल कर के मेरा ये इतना सारा हो गया, हम अब वो पुराना धंधा छोड़ देंगे, लेकिन हम लोगों ने पति पत्नी सोच लिए हैं कि जब तक हम लोग सकेंगे, जिस चीज़ से हम लोग आगे बढ़े हैं, इस धंधा को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और हम लोग अभी भी इसको तन मन से हम लोग कर रहे हैं। जब आपने यह कार्यक्रम शुरू किया, जैसे 100 मुर्गी से आपने कहा कि शुरुआत की, तो जब अभी आपने 2500-5000 की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा मात्रा में जब आपके पास मुर्गियां आएंगी तो आसपास के जो किसान हैं वो आपको ज़रूर देखने आते होंगे, आपसे सीखने आते होंगे। तो अब आपको कैसा लगता है और उनको आप क्या शिक्षा देते हैं? देखिए, इसमें बहुत कोई क्या होता है कि किसी को पूछने से लोग नेगेटिव बताते हैं। जो कोई भी किसान देखता है और सोचता है कि हम भी ऐसा करेंगे, और वो जो कर रहा है उनसे पूछते हैं वो लोग कि भाई इसको करने से क्या फ़ायदा होता है, इससे कितना फ़ायदा होता है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग उसको नेगेटिव बताते हैं, लेकिन मेरा ये शुरू से सिद्धांत है कि हम उसको जो वास्तविक लाभ होता है इस लाइन में हमने उसको बताया और अभी भी बताते हैं। किसी को दवा की ज़रूरत पड़ती है, उसको समझ में नहीं आता है, तो मुझे जितनी जानकारी है पूर्ण रूपेण से तो पोल्ट्री में हमेशा सीखते रहना पड़ता है। हम पूरा जानकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुख्य रूप से जो बीमारियां आती है उनकी जानकारी रखते हैं और किसानों को हम बताने का भरसक कोशिश करते हैं। बुढ़मू प्रखंड में भी सिद्रोल हुआ, कोटारी हुआ, ये विशेष करके दो मतलब बुढ़मू पंचायत का और ये बाड़े पंचायत का, ये दो पंचायत में हमने जो भी किसानों को मैंने शुरू करवाया है और वो किसान लोग बहुत अच्छा मतलब कर रहे हैं। और कभी भी कोई मुसीबतें होती है, जैसे रेट का पता नहीं चलता है, तो हमसे संपर्क करते हैं कि आज का रेट क्या है, थोड़ा पता करके बताइए, तो हम उसको सही रेट बताने का कोशिश करते हैं। तो देखा जाता है अमूमन कि इसमें कुछ बीमारियां भी आती हैं, तो इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, कैसे जान पाते हैं, और इसके लिए जो दवा उपलब्ध होती है वो आप कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये बीमारी तो खैर इसमें आते रहती है, और जो बीमारी जो एकदम क्या कहेंगे कि जरूरी है वो दवा को देना, ये तो दवा दुकान वाला या जो भी मतलब चिकित्सा सप्लायर है वो तो वैक्सीनेशन वगैरह देते ही हैं। लेकिन उसके अलावा जो करेंटली जैसे एकोलाई हो गया, तो ये पानी की समस्याएं हैं। अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें एकोलाई है तो उसको फाड़ करके देख लें। अगर उसमें गुर्दा में, कलेजी के ऊपर में छल्ला मार्क जैसा अगर बैठ गया है, तो फिर भी अगर आप समझ में नहीं पा रहे हैं कि इसमें क्या बीमारी है, तब इनको जो सप्लायर है उनके पास ले जाइए। उनके पास डॉक्टर रहता है, डॉक्टर देख करके बताएंगे कि इसमें एकोलाई हो गया है, इसके लिए ये दवा लगेगा, तो वो लिख देते हैं। और वो दवा ला करके 2 दिन 3 दिन जो भी चलाना है, 48 घंटा चलाना है, वो 48 घंटा चलाएगा, वो साफ़ हो जाएगा, फिर मोर्टेलिटी कम हो जाएगी। और जैसे लाल पैखाना हो रहा है, तो लाल पैखाना कोक्सी से होता है, तो कोक्सी हो गया है तो इसके लिए आपको एम्प्रोलियम है इत्यादि और दवाएं हैं। तो वो दवा जिसको अगर शुरू में है नहीं समझ पाते हैं, तो वो लोग दुकान में जा कर के बताएंगे कि भाई मेरा मुर्गी वाइट लेटरिंग कर रहा है, इसके लिए क्या होगा, तो वो दवा बता देंगे। और अगर रेड कर रहा है
तो उसके लिए भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो जा कर के बताएंगे तो वो दवा उनको मिल जाएगा। तो अब एक सवाल आता है कि आपने जो चूजा पालन किया, मुर्गी पालन किया, तो कितना कमा लेते हैं सालाना? सालाना देखिए, धंधा में तो कभी ऊपर नीचे होता है। ऐसा नहीं है कि हर अलॉट में मेरा 1000 मुर्गे में हम 30,000 रुपया ही कमाएं या 40,000 रुपया कमाएं, ऐसा नहीं होता है। कभी हो सकता है कि 10-20 हज़ार 30,000 रुपया घुस भी जाए, लेकिन जहाँ खोया है हम लोग वहीं से ढूंढते हैं। इस अलॉट में अगर मुझे 10,000 रुपया आई तो ठीक है, रेट थोड़ा कम था या किसी भी कारण बस इस अलॉट में हमें 10,000 रुपया मिला 35 दिन 40 दिन में। अगले अलॉट में हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा उसका देखभाल करें, समय से पहले उसको हम तैयार कर लें और सही दाम में निकालें, तो उसमें जो है जो मेरा नुकसान गया है उसको हम भरपाई कर पाते हैं। किसान भाइयों, जुएल तिग्गा जी ने बताया कि हमें नौकरी करने का कोई मलाल नहीं है, उसकी भरपाई इन्होंने खेती गृहस्थी और मुर्गी पालन से कर ली है। अब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दिया। अब आप अपने तरफ से हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि अपना खेती बाड़ी करते हुए ये पार्ट टाइम का बिजनेस है और इसमें पूर्ण रूप से अपना केवल फार्म में ही लगे रहें ऐसा कुछ नहीं। सुबह शाम घर परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके साथ में आप कर सकते हैं और इससे करेंगे तो आपका खेती बाड़ी तो है ही, आर्थिक मतलब स्थिति जो है पैसे के मामले में, इनकम के मामले में आपका ये बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि झारखंड ऐसा राज्य है जिसमें मतलब मांस का इतनी आवश्यकता है कि झारखंड में जितने भी कुक्कुट पालक हैं ये कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा आंध्रा से भी मुर्गी आती है यहाँ, फिर भी पूरा नहीं होता है। और अभी तो ऐसा है ना आपको ना चूजा खरीदने जाना है, ना दाना लाने जाना है, ना मुर्गी बेचने के लिए आपको मार्केट में जाना है। वो सारा चीज़ वो लोग यहाँ पहुँचा देंगे, माल तैयार होगा उठा के ले जाएंगे। तो इससे अच्छा हमारा क्या व्यवसाय हो सकता है? किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर आप भी चाहते हैं कि जुएल तिग्गा की तरह आप भी सफल किसान की श्रेणी में आएँ तो आप कुक्कुट पालन करें। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हमारे जो किसान हमसे जुड़े थे और उन्होंने जिस तरह से जानकारी दी, उसके साथ साथ अगर चला जाए तो इस व्यवसाय में काफ़ी मुनाफा कमाया जा सकता है। चलो किसान मन, हमरा मन का जाए कर बेरा भी अब सिरात है, लेकिन उकर से पहले रोमन अपन कागज और कलम निकला के बैठल ही हम देखा थी, फटाफट इमन के पता बताए। जी हाँ, तो लिख लीजिए, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। लगे तब हमारे मन दुयोजन के विदा दो। बिल्कुल, और अगले बार हम आएंगे और ढेर सारी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक ले हमारे दुयो की विदा दो। लगे तब जोहार।